always great to sit down because here's a man, the founder and managing director of Micromax. सक्सेस स्टोरीज सबको अच्छी लगती है। I'm going to talk now to Rahul Sharma. राहुल शर्मा जी, हमारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाला लड़का Today we have here with us someone very special, someone who's a disruptor in the field of entrepreneurship. शुरुआत करता है इंडिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन कंपनी माइक्रोमैक्स की। उस टाइम इनके पास एक सक्सेसफुल बिजनेस, एक बेंटली और बिग न्यूज हेडलाइंस थी। An Indian brand that has always been one that has set the market. We opened all 23 offices. यानी वो सब कुछ जो एक मिडिल क्लास लड़का सोच सकता था, एक प्रॉपर रैग्स टू रिचेस स्टोरी। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि कहानी अचानक से यू टर्न ले लेती है। One such brand was Micromax that completely disappeared from the smartphone market. In fact, it changed and disrupted completely. 2015 में माइक्रोमैक्स सैमसंग के बाद सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर था, पर 2019 के आते आते इन्होंने अपना 90% बिजनेस खो दिया। यानी माइक्रोमैक्स अर्श से फर्श पे आ गया सिर्फ 4 साल में। लेकिन सवाल ये था कि कैसे एक $1 बिलियन बिजनेस खत्म होने की कागार पे आ गया और कौन सी गलती इनसे हो गई। अब कुछ लोगों का कहना था कि चाइनीज कंपटीशन की वजह से ऐसा हुआ, वहीं कुछ लोग कह रहे थे कि रिसर्च और डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुई इसलिए ऐसा हुआ। कुछ टाइम पहले तक मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन जब मैं थोड़ा रिसर्च में गया तो पता चला कि असली रीजन कुछ और ही है। 2015 में माइक्रोमैक्स की वैल्यूएशन $3.5 बिलियन थी। हालांकि इनसे पहले मार्केट में सिर्फ नोकिया का नाम चलता था, लेकिन उस साल ये नोकिया को भी पीछे छोड़ चुके थे और इसके पीछे जो मेन कैरेक्टर था वो था राहुल शर्मा, एक दिल्ली बॉर्न लड़का जो इंजीनियरिंग से अपनी स्टडी कंप्लीट करता है। अब देखा जाए तो ये एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, पर फिर भी ये अपने फादर से एक 56,000 रुपीस का कंप्यूटर दिलाने को कहते हैं। अब 56,000 वो भी ईयर 2000 से पहले काफी बड़ी बात होती है, पर इनके फादर बिना कुछ ज्यादा बोले इनको पीसी दिला देते हैं। शायद उनको भी भरोसा था कि ये कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। तो सबसे पहली चीज जो ये सीखते हैं वो है C++। अब उस टाइम इंटरनेट नहीं था, तो ये सारी चीजें बुक्स से सीखते हैं और कुछ ही टाइम में ये सॉफ्टवेयर्स बनाना सीख जाते हैं और फिर कई हार्डवेयर पार्ट्स को भी सप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। और अब इन्हें इस चीज का बड़ा फायदा मिलने वाला था। ये बात है ईयर 2000 के आसपास की, जब इंडिया में मोबाइल फोन एक लग्जरी हुआ करता था। तो जो गांव, कस्बे और छोटे शहरों में रहते थे वो सब STD और PCO बूथ से ही कॉल करते थे और इस पूरे कॉलिंग इकोसिस्टम को एक बड़ा नाम चलाता था, नोकिया उस टाइम लैंडलाइन बेस्ड कॉलिंग फोन्स बनाता था जो इन कॉलिंग बूथ्स पर लगते थे और लोग कुछ पैसे डालकर इससे बात करते थे। अब राहुल शर्मा ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी स्पॉट की। इन्होंने देखा कि लैंडलाइन लगवाना काफी महंगा पड़ता है, साथ ही वायरिंग की प्रॉब्लम भी होती है और मेंटेनेंस का हेडेक भी रहता है। तो क्यों ना एक ऐसा फोन बनाया जाए जो बिना लैंडलाइन के चले, सिर्फ सिम डालो, एंटीना लगाओ और बूथ रेडी। तो इन्होंने नोकिया के लिए सिम बेस्ड कॉलिंग फोन्स मैन्युफैक्चर करने स्टार्ट कर दिए। ये फोन्स PCO बूथ ओनर्स के लिए परफेक्ट थे क्योंकि ये 4 बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। पहला, लैंडलाइन की दिक्कत खत्म हो गई। सेकंड, इंस्टॉलेशन फास्ट हो गई। थर्ड, कॉस्ट रिड्यूस हो गई और फोर्थ, इसकी मेंटेनेंस बहुत इजी हो गई। अब नोकिया को भी ये ऑफर ठीक लगा तो इन दोनों ने पार्टनरशिप कर ली। The ever-expanding mobile phone market in India adds nearly 4 million mobile connections each month, and growing with it are brands that feed the hunger of the discerning consumer. The real journey of the modern mobile phone. नोकिया मोबाइल फोन्स का ऑर्डर दे रहा था और ये प्रोडक्शन कर रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और इनका रेवेन्यू भी 2-3 करोड़ तक पहुंच चुका था। अब यहाँ से फ्यूचर पूरा ब्राइट लग रहा था। लेकिन फिर अगली सुबह इन्हें नोकिया से एक कॉल आती है और वो कहते हैं कि हम अपना लैंडलाइन और कॉलिंग बूथ का बिजनेस शट डाउन कर रहे हैं। अब ये इनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था क्योंकि इतनी बड़ी फैक्ट्री, इन्वेंट्री और जो फोन्स बन चुके थे उनका क्या होगा, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही बायर था और वो भी अब मना कर चुका था। तो सवाल ये था कि अब इन फोन्स को खरीदेगा कौन। और यहाँ पे राहुल शर्मा ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। इन्होंने कहा अगर नोकिया नहीं बेचेगा तो हम खुद अपना फोन बेचेंगे। और यहाँ से ये सीधा टेलीकॉम कंपनीज के पास जाते हैं। सबसे पहले ये एयरटेल के पास जाते हैं और उन्हें समझाते कि हमारे पास ये एक फोन है, इसमें आप अपना सिम डालिए और
और ये पीसीओ बूथ में लगेगा। बेसिकली एक ही सिम पे लोग बार बार आकर कॉल करेंगे। अब एयरटेल को भी ये बात जची, क्योंकि उस टाइम ये अनलिमिटेड कॉल जैसा कुछ भी नहीं होता था, सब कुछ M2M पे चलता था। M2M यानी मिनट टू मिनट, यानी हर मिनट का कंपनी को रेवेन्यू बनेगा। तो फिर इन्होंने एयरटेल के बूथ सेटअप करने स्टार्ट किए। फिर आइडिया ने कहा हमें भी करवाना है, वोडाफोन ने कहा हमारा भी कर दो। तो धीरे धीरे करके ये पूरे इंडिया में फैल गए और इस वक्त तक इनका एनुअल रेवेन्यू 100 करोड़ क्रॉस कर चुका था। तब उन्होंने एक नई गाड़ी भी ली थी और इस टाइम तक पेरेंट्स को भी भरोसा हो चुका था कि ये कुछ तो ढंग का कर रहा है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी ये अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क लेते हैं। शुरुआती दिनों में राहुल शर्मा खुद यूपी और बिहार जैसे स्टेट्स में ट्रैवल करते थे ताकि वो ग्राउंड लेवल पर लोगों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकें, और इन्हें एक बड़ी प्रॉब्लम मिली भी। उस टाइम लोगों के पास फोन तो पहुंच चुके थे, लेकिन बैटरी उसकी 1 या 2 दिन ही चलती थी, और उस टाइम ज्यादातर विलेजेस में कभी इलेक्ट्रिसिटी होती थी तो कभी नहीं, जिसके कारण फोन्स को चार्ज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो राहुल को यहाँ पे गैप दिखा और वो ट्रिप से वापस आकर अपनी टीम से कहते हैं कि मुझे एक फीचर फोन बनाना है। टीम का रिएक्शन ये था कि ये तो बहुत खराब डिसीजन है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि नोकिया के सामने कहाँ कोई टिक पाएगा, पर वो नहीं माने और जैसे तैसे करके उन्होंने कंपनी से 10,000 फोन्स बनाने का बजट ले लिया और इसी बजट के साथ माइक्रोमैक्स की शुरुआत हुई। पहला फोन जो ये बनाते हैं वो होता है माइक्रोमैक्स X1i। इस फोन की खास बात ये थी कि इसमें 30 डेज की बैटरी थी। Fat battery on a Micromax was the norm and the Infinity phones carry on the legacy. यानी एक बार चार्ज करने पर 30 दिन की छुट्टी। अब फोन कमाल का बन चुका था और राहुल शर्मा को भी यही लग रहा था कि ये तो बहुत बिकेगा, लेकिन फिर इन्हें पता चला कि नोकिया चीज क्या है। हुआ क्या कि जब ये अपने फोन्स को लेकर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास गए तो एक एक करके सब ने मना कर दिया। किसी एक ने भी इनके फोन को नहीं रखा। सभी ने यही कहा कि नई कंपनी का फोन कोई नहीं खरीदेगा, सब नोकिया ही मांगते हैं। अब ये दिक्कत थी क्योंकि फोन भी 10,000 बन चुके थे और कोई रखने को रेडी नहीं है। तो ये थक हार के अपने ही एक पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंच गए और उससे कहा कि भाई हमने ये फोन बनाया है, इसे बेचोगे क्या? उसने कहा रख दो, बिकेगा तो बताएंगे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। सिर्फ 10 दिन में ये 10,000 फोन्स सोल्ड आउट हो गए और यहाँ राहुल शर्मा को पता चला कि इंडियन कस्टमर को ब्रांड नहीं बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग फोन चाहिए, और ये थी माइक्रोमैक्स की पहली सक्सेस। अब राहुल शर्मा मार्केट को हमेशा एक अलग एंगल से देखते थे। तो एक दिन इन्होंने नोटिस किया कि मोबाइल फोन्स मोस्टली मेन सेंट्रिक होते हैं, बल्कि और बोरिंग डिजाइन वाले। उस टाइम वुमेन सेंट्रिक सिर्फ एक ही फोन था, डोल्ची गबाना का ये वाला फोन, और ये भी सिर्फ एलिट क्लास लोग ही खरीद पाते थे। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना वुमेन्स के लिए एक स्टाइलिश और फीचर्स वाला फोन बनाया जाए जो बजट में हो। तो इसी थॉट के साथ मार्केट में लॉन्च होता है माइक्रोमैक्स का नया फोन ब्लिंग। Micromax is back with a bang. New Micromax Bling with enlightened Swarovski elements. It twinkles. राहुल को इस फोन से बहुत उम्मीद थी। फोन की प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी थी, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भी ये पहुंच चुका था और यहाँ तक कि ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार के साथ इसकी एड भी शूट हो चुकी थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। राहुल शर्मा को पता चला कि ये फोन शेल्फ से मूव ही नहीं हो रहा है, कोई इस फोन को खरीद ही नहीं रहा है। अब ये बड़ी हैरानी की बात थी क्योंकि इन्होंने प्रोडक्ट सही बनाया था, प्राइस भी सही थी, तो फिर दिक्कत क्या हो रही थी? तो फटाफट से इन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि भाई प्रॉब्लम क्या है? तो डिस्ट्रीब्यूटर कहता कि भाई किसी को पता ही नहीं है कि हमारे पास ऐसा भी कोई फोन है। तब उन्हें समझ में आया कि जो एड बनाई है उसे जल्दी से जल्दी लाइव करना होगा और वो भी बड़े स्केल पे। अब लकीली ये जो टाइम था वो करवा चौथ का था, तो माइक्रोमैक्स ने जब इस एड को टीवी पे चलाया तो कुछ कमाल हो गया। इसकी डिमांड ओवरनाइट स्काई रॉकेट कर गई क्योंकि अब हर किसी को अपनी वाइफ को यही फोन गिफ्ट करना था। एज अ रिजल्ट उस टाइम इस फोन की बहुत ज्यादा सेल हुई और हर तरफ माइक्रोमैक्स का बोलबाला हो चुका था। लेकिन अब टाइम चेंज हो रहा था और लोग कीपैड वाले फोन से स्मार्टफोन्स पे शिफ्ट हो रहे थे, तो माइक्रोमैक्स ने भी डिमांड को देखते हुए एंड्रॉइड फोन्स बनाने स्टार्ट कर दिए। उस टाइम माइक्रोमैक्स के साथ लावा और कार्बन भी 2 बड़े कॉम्पिटिटर थे और तीनों का गोल एक ही था कि हम बजट में एंड्रॉइड फोन्स बनाएंगे। लेकिन माइक्रोमैक्स के लिए जो चीज गेम चेंजर साबित हुई वो थी इनकी कैनवस सीरीज। Because that's the Canvas Turbo. Friend. ये सीरीज बहुत ज्यादा फेमस थी। लाइक अगर किसी के पास कैनवस 5 या कैनवस 6 होता था तो वो काफी बड़ी बात होती थी। इसके बाद ये टैबलेट्स और स्मार्ट टीवी के बिजनेस में भी एंटर हो चुके थे। अब साल आ चुका था 2014 और माइक्रोमैक्स जो किसी टाइम नोकिया का सप्लायर हुआ करता था वो अब नोकिया से बड़ा बिजनेस बन चुका था। इनफैक्ट कंपनी के पास उस टाइम इतने पैसे थे कि इन्होंने ह्यूज जैकमैन को एज ए ब्रांड एम्बेसडर साइन किया था। It's nothing like anything. साथ ही एशिया क्रिकेट कप को भी स्पॉन्सर किया था। Micromax Asia Cup T20.
उस टाइम ये करीब 12,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। एक हिसाब से उस टाइम कंपनी अपने पीक पे थी, मनी, फेम, स्केल, हर चीज में। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि राहुल शर्मा का ये बिजनेस बिखरने लगा। सितंबर 5, 2016 इस दिन एक बड़ी न्यूज आती है। सिर्फ एक टेलीकॉम लॉन्च नहीं था, इंडिया के डिजिटल इकोसिस्टम का न्यूक्लियर वेपन था। I present Jio Digital Life to the nation. From the 5th of September, India will change forever. रिलायंस की जियो सर्विस ने बाजार में आने से पहले ही धमाल मचा दिया है। जियो का विजन सिंपल नहीं, रेवोल्यूशनरी था। जो कॉलिंग अभी तक बहुत कॉस्टली हुआ करती थी, इन्होंने उसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया, वो भी अनलिमिटेड। साथ ही 4G डेटा को भी फ्री कर दिया, ताकि ओवरनाइट इंडिया एक डेटा हंगरी नेशन बन सके। मुकेश अंबानी का क्लियर एजेंडा था कि अगर डेटा सस्ता होगा तो लोग सिम कार्ड्स खरीदेंगे, और अगर 4G सिम खरीदेंगे तो 4G फोन भी खरीदना ही पड़ेगा। और वही हुआ, एकदम से मार्केट में 4G फोन्स का फ्लड आ गया, और यहीं से माइक्रोमैक्स का स्ट्रगल शुरू हो गया। माइक्रोमैक्स के पास 3G स्मार्टफोन्स की ह्यूज इन्वेंट्री थी, करोड़ों का स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ था, और सारा का सारा स्टॉक अब अचानक से यूजलेस हो चुका था। यानी माइक्रोमैक्स अब एक बहुत बड़े लॉस में था, वो भी बिना अपनी गलती के। पर प्रॉब्लम सिर्फ जियो नहीं था, क्योंकि सिर्फ जियो होता तो शायद वो निकल भी जाते। इनके लिए प्रॉब्लम तब खड़ी हो गई जब रातों रात मार्केट में 3 चाइनीज कंपनीज एंटर हो गई, ओप्पो, वीवो एंड शाओमी। पहले क्या हो रहा था कि यहाँ की कंपनीज चाइना की मार्केट से कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी लेती थी, लेकिन जब 4G आया तो यही चाइनीज कंपनीज अब खुद मार्केट में उतर गई। जिन 4G फोन्स की डिमांड अभी इंडिया में स्टार्ट ही हुई थी, ये उन फोन्स को ऑलरेडी बना के बैठे थे, जिसके कारण इन्होंने एक ही झटके में लावा, कार्बन और माइक्रोमैक्स तीनों के लिए दिक्कत खड़ी कर दी। अब आप ये कहोगे कि नई कंपनीज आ गई, वो तो ठीक, लेकिन माइक्रोमैक्स के पास भी तो पैसे थे, इन्होंने क्यों नहीं तगड़े 4G फोन्स बना लिए? वेल, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था। एक्चुअल में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, लाइक चिपसेट्स, कैमरा सेंसर्स, नेटवर्क मॉडेम्स, इन सब का एक्सेस सबसे पहले ग्लोबल ब्रांड्स को मिलता है। तो उस टाइम जो 4G टेक्नोलॉजी थी, उसका माइक्रोमैक्स के पास एक्सेस ही नहीं था। इवन पैसे देने के बाद भी एक्सेस नहीं मिल रहा था, और इसी के कारण ये इनोवेशन में फेल हो गए, और 2019 के आते आते इनका शेयर 90% तक गिर गया। आज राहुल शर्मा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भले ही ना हो, लेकिन इनका कंपोनेंट्स का बिजनेस आज भी बहुत सक्सेसफुल है। हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि टेक्नोलॉजी जितने से ज्यादा लोगों के हाथों में चली जाए, उतना बेटर है, उतना ही देश के लिए अच्छा है, उतना ही कम्युनिटी के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है।